ओम नमस्ते मित्रों। आज हम यह समझते हैं कि क्या अल्पसंख्यक आरक्षण, उनका संवर्धन उचित है या अनुचित। क्या अल्पसंख्यक होने मात्र से कोई समुदाय आरक्षण, संरक्षण या संवर्धन के योग्य हो जाता है, और क्या अल्पसंख्यक आरक्षण देश के लिए हितकारी है अथवा हानिकारक। तो हम मुख्य रूप से आज इस्लामिक समुदाय के विषय में विचार करते हैं। यद्यपि ईसाइयों को भी इसमें अल्पसंख्यक में जो रखा गया है उस पर भी हम विचार कर सकते हैं। तो हमारे देश में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक मुस्लिम आक्रांता कह लीजिए, या कोई भी एक मुस्लिम पर्यटक पहली बार देश में 712 ईस्वी में भारत आया। उसके बाद में काफ़ी लोगों का आना जाना चलता रहा, और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में भारत में एक मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई। और हमारे देश में 1206 से लेकर के लगभग 1857 तक 600 से लगभग 650 वर्ष मुस्लिम समुदाय के शासकों ने भिन्न भिन्न स्थानों पर राज्य किया। तो क्या कोई समुदाय जिसने किसी भारत जैसे इतने विविध संस्कृति से समृद्ध और समृद्ध आर्थिक रूप से जो ऐश्वर्यशाली स्थान पर, भूभाग पर, देश पर राज्य किया हो, वह शोषित, वंचित या आरक्षण के योग्य हो सकता है? तो इसका उत्तर है कि नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। और मूल प्रश्न है कि क्या संख्या कम होने से कोई आरक्षण के योग्य हो जाता है। तो यदि संख्या कम होने से ही कोई आरक्षण के योग्य होता, तो फिर देश में जो अपराधी होते हैं, उनकी जो अपराध करने के बाद में जो प्रकट रूप में सामने आते हैं, ऐसे अपराधियों की संख्या भी बहुत कम होती है। बलात्कारी बहुत कम होते हैं, भ्रष्टाचार करने वाले भी बहुत कम होते हैं, आतंकवादी भी बहुत कम होते हैं, और इस तरह से जो भी आप आपराधिक गतिविधियां देख लीजिए, वो सब अल्पसंख्यक ही होते हैं। तो क्या अल्पसंख्यक होने से उन अपराधियों को भी संरक्षण और आरक्षण दे देना चाहिए? आप लोग विचार कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि ये तो समुदाय विशेष के लिए आप बात कर रहे हैं, तो क्या वे सभी अपराधी हैं? तो सभी 100% नहीं कहेंगे, तो भी उसमें जो अधिकांश लोग हैं वो आपराधिक मानसिकता के ही होते हैं। बस अंतर इतना होता है कि बस उन्हें अपना अपराध को करने का अवसर नहीं मिला, कारण कि उनकी शिक्षा ही वैसी है। यदि ये सभी लोग इस कुत्सित मानसिकता के नहीं हैं, तो जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, तो जिनको अच्छा मुसलमान कहा जाता है, वे लोग उन गलत मुसलमानों की आलोचना नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? उनका वे किसी न किसी प्रकार से समर्थन ही करते हैं। और जिस इस्लामिक समुदाय का, इस्लामिक शासकों का भारत के अंदर वीर छत्रपति शिवाजी हों, गुरु गोविंद सिंह जी हों, पृथ्वीराज चौहान हों, राणा सांगा हों, महाराणा प्रताप हों, या वीर बंदा बैरागी जैसे अनेक जो हमारे योद्धा, राजा और इस प्रकार के सूरवीर सनातन धर्म के योद्धा हुए, जिन्होंने जिस एक आतंकी समुदाय के विरुद्ध हमेशा अभियान छेड़ करके रखा, उनसे हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के राज्य को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, सदा सतत उनके साथ युद्ध करते रहे, लड़ते रहे। ऐसे समुदाय को क्या भारत के अंदर अल्पसंख्यक होने मात्र से, अल्पसंख्यक के नाम से उनको संरक्षण और आरक्षण मिलना चाहिए? तो नहीं मिलना चाहिए, ऐसा ही उचित प्रतीत होता है। साथ ही जब स्वतंत्रता से पहले की बात है, केरल के मालाबार के अंदर मोपला मुस्लिमों ने बहुत बड़ी मात्रा में खिलाफत आंदोलन के सहारे, खिलाफत आंदोलन का नाम लेकर के हिंदुओं का बहुत बड़ी मात्रा में, बड़े स्तर से नरसंहार किया। सनातनी महिलाओं, बहनों के साथ में बर्बरता की बलात्कार किया। और ऐसे मुस्लिम समुदाय के मोपला मुस्लिमों को और उनके खिलाफत आंदोलन के नाम पे जो उन्होंने हिंदुओं के साथ में नरसंहार प्रारंभ कर दिया,
उन मुस्लिमों का समर्थन गांधी जी ने किया था। तो गांधी जी कितने घातक थे देश के लिए, इसे भी हम समझ सकते हैं। और मुस्लिम समुदाय का ही शासक कह सकते हैं महमूद गजनवी जब भारत से सैकड़ों हजारों की संख्या में भारतीय महिलाओं को, बेटियों को बंदी बना करके और गजनी अफ़गानिस्तान के बाज़ार में निर्वस्त्र 2-2 कौड़ी के 2-2 दिनार के भाव में बेच देता है, तो इतनी निर्लज्जता और इतनी शर्म से, लज्जा से युक्त कलंक हमारे समाज को जिन शासकों ने दिया है, उसी समुदाय के वंशजों को या उस मान्यता को मानने वाले समुदाय के लोगों को संख्या कम होने मात्र से क्या देश में संरक्षण मिलना चाहिए। और आप कहेंगे ये सब पुरानी घटनाएं हैं, तो मध्यकाल की या स्वतंत्रता के समय की बातें भी आप देख लीजिए। तो कलकत्ता का नरसंहार 1946 में कितना बड़ा नरसंहार हुआ। फिर नोआखली में हिंदुओं के साथ में सनातनियों के साथ में इस समुदाय के लोगों ने इतना बड़ा नरसंहार किया, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक जो प्रतीक और धरोहर थे, ऐसे सैकड़ों मंदिरों को लूटा, उन्हें ध्वस्त किया। राम मंदिर जैसे अनेक मंदिर हैं और संपत्ति को नष्ट किया। ऐसे समुदाय के वंशज, ऐसे समुदाय की ऐसे मान्यता वाले लोगों को क्या संरक्षण मिलना चाहिए। और स्वामी श्रद्धानंद जैसे हुतात्मा बलिदानी व्यक्ति जो थे, जिन्होंने समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया हुआ था और सनातन धर्म से भटके हुए लोगों को वापस वे सनातन धर्म में दीक्षित कर रहे थे, ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी की जिन्होंने हत्या की, ऐसे हत्यारे समुदाय के समर्थक समुदाय के लोगों को क्या भारत में संरक्षण मिलना, आरक्षण मिलना उचित है? तो नहीं है। और न केवल स्वामी श्रद्धानंद, ऐसे अनेक जो सनातन धर्म के एक रत्न थे और सनातन धर्म के लिए कार्यरत थे, ऐसे अनेक लोगों की हत्याएं इन लोगों ने की। जो महाशय राजपाल जी, जिन्होंने कि रंगीला रसूल नामक पुस्तक का संपादन किया था, प्रकाशन किया था, उनकी भी चाकू गोद करके हत्या कर दी जाती है। और हम आधुनिक काल में यदि आएंगे तो जिस समुदाय ने संख्या के आधार पर भारत के टुकड़े करके अलग से एक पाकिस्तान देश ले लिया है, राष्ट्र ले लिया है, उन्हें भारत में रहने का ही पहली बात तो कोई अधिकार, नैतिक अधिकार नहीं था। पर गांधी जी की मूर्खता और आत्मघाती, भारत के लिए राष्ट्रघाती निर्णय के कारण बचे मुसलमानों को भारत में रहने का अवसर दिया गया और आज वही समुदाय फिर से भारत में समस्या और अराजकता का कारण बना हुआ है। उस समुदाय को क्या आरक्षण के नाम पर संरक्षण मिलना चाहिए, संवर्धन मिलना चाहिए? तो मन यही कहता है कि नहीं मिलना चाहिए। ये गांधी जी की गलतियों को आज हमारा देश भुगत रहा है। और बाद के समय में आते हैं तो 1989-90 के दशक में जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी बर्बरता के साथ में कश्मीरी पंडितों और शेष हिंदू समुदाय के लोगों के साथ में कितनी बर्बरता और क्रूरता की गई। उन्हें यह कहा गया या तो तुम कश्मीर छोड़ दो या मुसलमान बन जाओ या मर जाओ, और ये नारे लगाए गए कि कश्मीर आज़ाद होगा पंडितों के बगैर और पंडितों की औरतों के साथ। तो इतनी घृणित और कुत्सित, निंदित घटनाएं जिस समुदाय के लोगों ने की, उस समुदाय की मान्यता को मानने वाले लोगों को संरक्षण देश में क्यों मिलना चाहिए? ये और बाद की कालखंड की यदि बात करें तो 2024 में ही बांग्लादेश के अंदर छोटी छोटी घटनाओं के कारण बिना विशेष कारण के ही कितने हिंदुओं का नरसंहार किया गया और वहाँ पर इतनी बर्बरता हुई। तो ऐसे मान्यता, ऐसी शिक्षा वाले समुदाय को क्या भारत में संरक्षण मिलना चाहिए? आप कहेंगे बांग्लादेश तो भारत से बाहर हो गया, एक समय तो भारत का ही भाग था। चलिए हम भारत की बात कर लेते हैं। अभी पिछले ही वर्ष अप्रैल 2024 में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध के नाम पर कितने हिंदुओं के साथ में वहाँ हिंसा हुई
और सैकड़ों लोगों के, सनातनियों के घरों को जला दिया गया। उन्हें अत्यंत कष्ट वहाँ पर सहन करना पड़ा। और जिस समुदाय के व्यक्ति ने देश की स्वतंत्रता से लंबे कालखंड तक शिक्षा व्यवस्था को संभाला, देश का पहला शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद देश के स्वतंत्र होने से लेकर के अपने मरने तक शिक्षा मंत्री रहा, और उसने पूरी सनातन संस्कृति को बौना करके दिखाया और सनातन के गौरव को नष्ट किया। उस प्रकार की शिक्षा इस देश में आज तक पढ़ाई जा रही है, बहुत कम संशोधन हुए हैं। तो शिक्षा में इतना बड़ा अधिकार, और जिन्होंने अपने मत को, अपने संप्रदाय को या अपने मजहब को बहुत अच्छा दिखाने का प्रयास किया, अपने राजाओं को बहुत अच्छा दिखाने का प्रयास किया, तो शिक्षा में जिनको इतना बड़ा अधिकार मिला हो, तो वो क्या दलित और वंचित हैं जिसके लिए उनको आरक्षित रखना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए? तो यही उत्तर आता है कि नहीं मिलना चाहिए। जिस समुदाय के व्यक्ति उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तक बन चुके हों, उस समुदाय के लोग दलित और वंचित कैसे कहे जाएं? और इसी प्रकार आप देख लीजिए 2020 के फरवरी में भी दिल्ली में दंगे भड़के, जहां पर बहुत क्रूर हिंसा हुई। तो इस समुदाय के लोगों को क्यों संरक्षण मिलना चाहिए? मैं इस घटनाएं इसलिए गिना रहा हूं कि ये सब घटनाएं बहुत प्राचीन और इतिहास की नहीं हैं, वर्तमान में भी ये होता ही रहता है। अभी होली और दिवाली के ही समय में, और इससे भी पहले, अभी दिल्ली में जब तरुण हत्याकांड हो गया होली के अवसर पर, उससे पहले कन्हैया लाल की हत्या उदयपुर में कर दी जाती है। ऐसे कई युवकों की, गुजरात में भी एक लड़के की हत्या इसी कारण से कर दी गई थी कि उसने कोई पोस्ट डाली थी और उसने उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। उसके बाद में भी गुजरात में उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। किशन भारवाड़ नाम का एक युवक, जिसकी जनवरी 2022 में गुजरात के अंदर हत्या की गई। तो अपने मत पर उंगली उठाने मात्र पर जो लोग हत्याएं कर देते हों, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के समुदाय को भारत में संरक्षण, आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? और कुछ ही दिनों पहले अभी ईद के मौके पर बकरे की तरह उसके ही कथित मित्रों ने एक 17 वर्षीय सूर्य प्रताप चौहान की हत्या भी कर दी। तो इस प्रकार की हत्याएं, क्रूरताएं, बर्बरताएं और बलात्कार जैसी घटनाएं और नरसंहार जिस समुदाय ने किया है, आज भी कर रहे हैं, ऐसे समुदाय को अल्पसंख्यक कह करके उनको संरक्षण और संवर्धन क्यों मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। देश का दुर्भाग्य है कि देश की स्वतंत्रता के समय से ही हमारे देश में ऐसी गंदी राजनीति चली कि हिंदुओं को, सनातनियों को बांट करके और मुस्लिमों को संगठित करके उनका वोट लेने की राजनीति चल पड़ी, जिसके चलते मुस्लिम तुष्टीकरण सदा चलता रहा और वह आज भी चल रहा है। जिन्हें हम राष्ट्रवादी समझते हैं, वे भी सनातनियों के संगठन की योजनाएं कम बनाते हैं। वे भी मुस्लिम ध्रुवीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण का जब भी अवसर मिलता है, वे भी चूकने का प्रयास नहीं करते। और इस सब की जो जड़ है वह इस्लामिक शिक्षा है। कुरान में जो कहा गया है, आप सभी परिचित हैं कि जो काफिर है, इस्लाम को नहीं मानता, पैगंबर को नहीं मानता, हमारे मजहब पर ईमान नहीं लाता, वो हिंसा के योग्य है, उसकी हत्या कर देनी चाहिए, उसको जीने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार की जो शिक्षा जिस समुदाय में दी जाती है, तो उस समुदाय को संरक्षण करना, उसे आरक्षण देना कदापि उचित नहीं है। और इसका यही समाधान है कि इनकी विचारधारा को देश में प्रतिबंधित करना चाहिए, कुरान को, मदरसों को बंद करना चाहिए। और जितनी भी बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, अभी पीछे दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, कभी इनके यहाँ से AK-47 से लगा करके भयंकर विस्फोटक, तो कभी अत्यंत विषाक्त रसायन मिलते हैं जो एक बड़ी मात्रा में नरसंहार करने में समर्थ होते हैं। तो इस तरह की घटनाओं में ये सदा लिप्त पाए जाते हैं। और
जब स्वयं के लिए तो सरकार पर आश्रित होते हैं, इनका भरण पोषण सब कुछ सरकार के बल पर ही होता है। सारी जो योजनाएं सरकारें चलाती हैं उसका अधिकांश लाभ ये लोग लेते हैं गरीब के नाम पर, परंतु और देश की उन्नति में, देश के वृद्धि में इनका कोई सहयोग नहीं होता है। परंतु जब ईरान में यदि कोई मर जाए तो कश्मीर में चंदा इकट्ठा हो जाता है, ईरान में यदि कोई मर जाए तो लखनऊ में प्रदर्शन प्रारंभ हो जाते हैं, इजराइल यदि किसी मुस्लिम देश के साथ लड़ता है तो इजराइल के मुर्दाबाद के नारे भारत में लगने लग जाते हैं। तो इस तरह के राष्ट्रद्रोही, राष्ट्रघाती विचारधारा के समुदाय को भारत में संरक्षण बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। इस्लाम एक मानवता के लिए बहुत बड़ा संकट है, जिसे कि हमारी सरकारों को और समाज को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, मजहब ही सिखाता है आपस में वैर करना। सनातन धर्म में जो उदारता, जो अहिंसा और जीव दया की भावना है वो इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अल्पसंख्यक के नाम पर इन्हें जो संरक्षण दिया जा रहा है वह बिल्कुल बहुत ही राष्ट्रघाती है, राष्ट्र की अवनति करने वाला है, राष्ट्र को तोड़ने वाला है। अभी भी आपने देखा दिल्ली के जंतर मंतर में जो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर एक विदेश के द्वारा संरक्षित समुदाय के द्वारा जो छात्रों के विषय को अधिकृत करके एक आंदोलन किया गया, उसमें 10-12 दिनों तक लगातार एक व्यक्ति इन लोगों को भोजन खिला रहा है। वो लाखों करोड़ों रुपए उसके पास कहाँ से आ रहे हैं, और वो काम क्या करता है, मोबाइल की दुकान है। अब ऐसे कार्यों के लिए इनके पास धन आ जाता है, विदेशों से फंडिंग आ जाती है, पर अपने लिए रोते रहते हैं और जी हमारे पास कुछ नहीं है, हमें सरकार संरक्षण दे, इस तरह। तो ये लोग देश के लिए घातक हैं, कीड़े की तरह, दीमक की तरह देश को खा रहे हैं। ऐसे अल्पसंख्यक आरक्षण को बहुत तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। और जो देश के उन्नति में सहयोग करने वाला जो देश का बहुसंख्यक वर्ग है, जो करदाता है, उसके धन को मंदिरों से भी लेकर के और उसकी कमाई से भी लेकर के इन दुष्टों को, राष्ट्रघाती की दीमक कह लीजिए या जो विषाक्त समुदाय है, इसको पोषित करने का पाप अपराध हमारी सरकारें करती हैं। इसे बंद करना चाहिए। और इसी प्रकार ईसाइयों की भी कथा है कि ईसाई लोगों में, ईसाई समुदाय में विदेशों से बहुत बड़ी फंडिंग आती है, बहुत बड़ा अनुदान आता है, जिसके बलबूते वे भारत का धर्मांतरण ईसाई मत में कर रहे हैं और वे भारत को संगठित होना, भारत की उन्नति वे नहीं चाहते। भारत सशक्त बने, समृद्ध बने, देश विश्व का नेतृत्व बने और भारत महाशक्ति बने, ऐसा कोई ईसाई समुदाय नहीं चाहता है। तो ईसाई भी जो अल्पसंख्यक के नाम पर लाभ उठा रहे हैं, उनका भी वो अल्पसंख्यक आरक्षण समाप्त होना चाहिए। और अल्पसंख्यक कहते किसे हैं, इसकी भी एक परिभाषा हमारी सरकार को तय करनी चाहिए कि कितने प्रतिशत लोग होंगे तो उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाए और अल्पसंख्यक को परिभाषित करके उन्हें हटाना चाहिए और अल्पसंख्यक कोटा पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। और इनकी जो मानवता विरोधी, आतंकवादी विचारधारा को प्रसारित करने वाली जो शिक्षा है, जो मदरसे हैं, जो कुरान और इस्लामिक शिक्षा को देने की जो तंत्र है, उसे नष्ट करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, बंद करना चाहिए। तो ही भारत और भारतीय संस्कृति इन दुष्टों के द्वारा संरक्षित हो सकती है। और हमारे समुदाय के सनातन धर्मी भाइयों को भी इनके षड्यंत्रों को और इनकी विचारधारा को समझना चाहिए, इनके चक्कर में नहीं आना चाहिए। और सरकारों को भी इसके लिए सूचित करना चाहिए और ये समझना चाहिए, उनको भी ये अनुभव दिलाना चाहिए कि यदि आप सनातन समुदाय के लोगों को छोड़ करके इनके गलत तुष्टिकरण में जाते हैं तो आप नुकसान उठाएंगे। सनातन के लिए आप सनातन धर्म की संस्कृति की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, क्योंकि सनातन इस देश की मूल विचारधारा है, मूल संस्कृति है। आप लोगों को यदि मेरे विचार अच्छे लगे हों, आप लोग यदि मेरे विचारों से सहमत हैं, तो अधिक से अधिक इस चलचित्र को साझा कीजिए, पसंद कीजिए, दूसरों तक पहुंचा करके पुण्य के भागी बनिए। और आप मुझे व्हाट्सएप पर इस के माध्यम से जुड़ सकते हैं तथा इसके माध्यम से आप मुझे व्हाट्सएप समूह वैदिक शंखनाद पर भी शंका समाधान, प्रश्नोत्तर कर सकते हैं।
और इसके माध्यम से आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी सुन सकते हैं तथा इस संख्या के माध्यम से आप मुझे अरट्टे पर भी संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों को मेरे विचार, मेरा प्रयास यदि अच्छा लगता है तो आप लोग मुझे अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करके भी मेरा उत्साहवर्धन अवश्य करें। आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।